हेलो चिल्ड्रेन, आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल उत्तरीपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत लेंस का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने लेंस क्या है जाना, लेंस कितने प्रकार का होता है ये बात जाना। अब आप देख लीजिए, आपने देखा उसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतलोत्तल, समतलावतल, उत्तलोत्तल, उत्तलावतल। इस तरह से 6 टाइप के आपने देखे, लेकिन मुख्य रूप से हमने 2 लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही है। जब आप इंटरमीडिएट में चलेंगे तब वहाँ आप सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आपने देखा कि जो लेंस है उसमें 2 वक्रपृष्ठ होते हैं। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। दोनों में 2 वक्रपृष्ठ हैं। समतलोत्तल और समतलावतल में एक समतल पृष्ठ होता है और एक वक्र पृष्ठ होता है। उत्तलोत्तल में और अवतलोत्तल में दोनों में 2 वक्रपृष्ठ होते हैं। तो इस तरह से लेंस में 2 वक्रपृष्ठ हैं। अब इसकी परिभाषाएं क्या, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वक्रता केंद्र। लेंस का वक्रता केंद्र क्या है? लेंस के दोनों पृष्ठ, एक बात और आप सुन ले, यहां जो आप कक्षा 10 में अध्ययन कर रहे हैं, ये मान के कि लेंस के दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या है वो समान है और ये पतले लेंस है और इन्हीं का आप अध्ययन करेंगे। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में चलेंगे, आगे की कक्षाओं में जाएंगे, तो वहां दोनों की जो वक्रता त्रिज्या है वो अलग अलग होगी। दोनों पृष्ठों की अलग अलग भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है। तो ऐसा अध्ययन आप आगे कक्षाओं में करेंगे। यहाँ आप एक पतले लेंस का अध्ययन करेंगे जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है। ऐसा तो वक्रता केंद्र क्या है? ये गोली लेंस के दोनों वक्रपृष्ठ हैं। ये जिस गोले का भाग होते हैं उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र होता है। लेंस के दोनों वक्रपृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के पार्ट होते हैं, उसका केंद्र वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है। जैसे यह पृष्ठ जो है, यह इस गोले का भाग है, तो इसका वक्रता केंद्र ये हो गया C1, और ये इस गोले का भाग है, इसका वक्रता केंद्र हो गया C2, इसका वक्रता केंद्र हो गया C2। उसी तरह से ये वक्रपृष्ठ जो अवतल लेंस है, यह वक्रपृष्ठ इस गोले का भाग है, इसका केंद्र C1 वक्रता केंद्र, और ये इस गोले का भाग है, इसका वक्रता केंद्र C2 है। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या, जिस गोले के भाग है दोनों पृष्ठ, उनकी त्रिज्याएं इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो लेंस का वक्रता केंद्र क्या परिभाषा लिखेंगे आप? लेंस के वक्रपृष्ठ जो दोनों हैं, वो जिन गोलों के भाग हैं उनके केंद्र ही वक्रता केंद्र, उनके केंद्र ही वक्रता केंद्र। इनको हम प्राय C1 C2 से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी C1 C2 इक्वल होते हैं, सॉरी, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, जैसे C1 P1 ये ध्रुव हो गया, इसका ध्रुव P2 हो गया, तो C1 P1 और C2 P2, C1 P1 और C2 P2 जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो इक्वल है। लेकिन जब आगे की कक्षाओं में चलेंगे तो इन दोनों में अंतर होगा। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब एक है लेंस का मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। C1 C2 को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो होगी मुख्य अक्ष। यह हो गया आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्रों को, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और
एक और बात होती है प्रकाशिक केंद्र, सुन लीजिए फिर अभी लिख देते हैं, आप नोट से बना लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया वक्रता केंद्र, याद हो गया। कैसे कहेंगे? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र। और मुख्य अक्ष क्या है? दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब एक होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। या तो बिल्कुल सीधे निकल जाएंगी पतले लेंसों में, और मोटे लेंसों में या फिर जो वक्रता त्रिज्याएं दोनों पृष्ठों की अलग अलग हैं उनमें आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो जाती है। इस तरह से, जैसे ये अगर मोटा लेंस है, जैसे ये है आपतित किरण, ये यहां रिफ्लेक्ट होके फिर ये हो जाएगी निर्गत किरण। तो ये किरण और ये किरण पैरेलल होगी, या तो ऐसे हो जाएगी, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर हो जाएगी मोटे लेंसों में। आप इंटर में चलेंगे तो और स्पष्ट होगा, यहां आपके सिलेबस में ये नहीं है। यहां पतला लेंस आपका है और इसमें होता क्या है, वक्रता केंद्र जो होगा, प्रकाशिक केंद्र एक है, तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण होगी वो क्या होगी, वो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। अथवा ये सीधे पतले लेंसों में क्या होता है, ये सीधे निकल जाती है। ये समझते रहिएगा, ये मार्ग आपको लेंसों से प्रतिबिंब बनने में मदद करेगा। तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, वह प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं प्रकाशिक केंद्र को। इसमें भी और यही बात अवतल लेंस में भी होती है। अगर पतला लेंस है और दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हैं तो वो ठीक बीच में होगा। प्रकाशिक केंद्र दोनों वक्रता पृष्ठों के ठीक बीच में होगा, और अगर वक्रता त्रिज्याओं में अंतर होगा तब वो ठीक बीच में नहीं होगा। और जैसे अब आप इंटर में चलेंगे तो और स्पष्ट होगा, जैसे ये है समतलोत्तल लेंस, इसमें जो प्रकाशिक केंद्र होगा ये बिल्कुल वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर होगा, और उत्तलोत्तल या अवतलोत्तल में लेंस के बाहर होगा। प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर होगा, लेकिन द्वितल लेंस से हम कहते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो इसमें दोनों वक्र पृष्ठ हैं उसमें, और पतला लेंस है और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं दोनों पृष्ठों की समान है तो ठीक बीच में होगा। तो आपको यही अध्ययन करना है, ये तो हमने आपको बता दिया वैसे ही। तो यहां देखिए अब आप, तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है, वह बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ आपके जो सिलेबस में है उसके हिसाब से प्रकाशिक केंद्र दोनों पृष्ठों के ठीक बीच में होता है। प्रकाशिक केंद्र इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं, दोनों लेंसों में होता है। तो ये दो बात हो गई। अब आपने क्या क्या सीख लिया? आपने सीख लिया वक्रता केंद्र क्या है, आपने सीख लिया कि मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष क्या है तो भ्रमित नहीं होना, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। और प्रकाशिक केंद्र जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए वो कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। अब एक बात और यहां है, गोली लेंस का द्वारक। गोली लेंस के रूपरेखा का जो प्रभावी व्यास है, जो गोली लेंस आपको दिखाएंगे हम, गोली लेंस का जो प्रभावी व्यास है वही कहलाता है द्वारक, गोली लेंस का द्वारक। तो ये इतनी बातें आप सीख लिए। अब इसके बाद देखिए फोकस, लेंस का फोकस मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लेंस का फोकस। अब यहां दो बातें हैं, अवतल लेंस का जो है फोकस और उत्तल लेंस का फोकस, दोनों समझ लीजिए, फिर दोनों की परिभाषाएं हम एक ही में लिखा देंगे। लेंस का फोकस, अब लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अथवा जिसकी ओर से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह कहलाता है प्रथम फोकस। वह कहलाता है प्रथम फोकस, यद्यपि आपके सिलेबस में दोनों को ही मुख्य फोकस कह दिया गया। अब जैसे सपोज करो कि ये फोकस है, अब यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जिस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह कहलाता है प्रथम फोकस। यह है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और ये ऋणात्मक होता है। अब अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर को आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर आने वाली वास्तव में यहां नहीं जाती, तो यहीं से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यहीं से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से समांतर होगी। लेकिन यहां से दिखने वाले को लगेगा कि यह किरण यहां से आ रही है, यहां इस ओर आ रही है, तो ये इसका प्रथम फोकस हुआ। तो लेंस के मुख्य अक्ष की ओर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, यह अवतल लेंस के लिए बता रहे हैं, आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह बिंदु कहलाता है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब जैसे एक किरण ये है, अगर ये जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, लेकिन ये इधर से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये वास्तव में नहीं आती फोकस की ओर, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो कहलाता है अवतल लेंस का प्रथम फोकस, और ये कहलाता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। तो ये हो गया प्रथम फोकस। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस ऋणात्मक और अवतल लेंस का प्रथम फोकस धनात्मक। और द्वितीय फोकस देखिए, द्वितीय फोकस क्या है? द्वितीय फोकस है, इसमें भी दो बातें हैं, उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में से होकर जाती हैं, वो कहलाता है इसका द्वितीय फोकस। आपका यही मुख्य फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस ही आपके सिलेबस में मुख्य फोकस है, तो ये कहलाता है मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस है वो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं, आती हुई प्रतीत होती हैं, ये मुख्य अक्ष से समांतर किरण है, अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती है, चूंकि ये अपसारी लेंस है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसको हमने स्पष्ट किया था क्यों ये अपसारी है और क्यों ये अभिसारी है, प्रिज्म की सहायता से हमने इसको आपको दिखाया था। तो ये किरण इधर से फैल गई, अब ये वास्तव में नहीं पता चल रही है, यहां से देखने वाले को नहीं लगेगा कि यहां से आके आ रही है, देखने वाले को तो लगेगा कि ये किरण यहां से आ रही है, तो ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस हुआ। और दूसरी किरण अगर हम यहाँ नीचे की तरफ से लें तो ये इस तरफ से फैल जाती है, तो ये प्रतीत होगी, यहां से जो देखने वाला होगा अगर यहाँ से आई लगा के देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि ये किरण यहां से निकल के फैल रही है, तो ये कहलाता है, ये तो अपसारी लेंस है, तो ये हो गया इसका द्वितीय फोकस। और द्वितीय फोकस में देखिए, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस धनात्मक और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस ऋणात्मक। तो जो आपका मुख्य फोकस होगा वो यही द्वितीय फोकस होगा। इस तरह से आपने एक बात और यहां सीख लिया, एक बात आपने ये सीख लिया, आपको तीन किरणों के मार्ग पता हो गए, आपको तीन किरणों के मार्ग पता हो गए कि फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, फोकस की ओर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहां देखिए, मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर आती प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं आती, प्रतीत होती है।
इस तरह से आपने दो किरणों का ये मार्ग जान लिया, और एक मार्ग अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी किरण, वो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से निकल सीधे बिना विचलित हुए उसी मार्ग से चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से गुजर जाती हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। इस तरह से हमको बेटा 3 किरणों का मार्ग पता हो गया। एक फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे अपने मार्ग से गुजर जाती है बिना विचलित हुए। तो इस तरह से हमको 3 किरणों का मार्ग पता हो गया, जो कि मुझे बहुत मदद करेंगे। किसमें? ये मदद करेंगे हमें लेंस से प्रतिबिंब के बनने में, लेंसों से प्रतिबिंब के बनने में मदद करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी अगर वस्तु की स्थिति को हम चेंज करते जाएं, तो उसमें ये मदद करेगा। और एक चीज आप जान ले, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जैसे आपने दर्पण में देखा था कि सारी दूरियां आपने ध्रुव से मापी थी, उसी तरह से लेंस में सारी दूरियां आप कहां से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। कहां से मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से आपतित किरण की दिशा में चली गई दूरी धनात्मक और विपरीत चली गई दूरी ऋणात्मक। तो सारी दूरियां आप प्रकाशिक केंद्र से लेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से प्रायः परिपाटी में है कि बाईं ओर से किरणों को हम आपतित कराते हैं, तो दाईं ओर चली गई दूरी धनात्मक और बाईं ओर चली गई दूरी ऋणात्मक, और प्रकाशिक केंद्र से ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक। इस तरह से एक चिन्ह परिपाटी है। सारी दूरियां हम कहां से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ओके, अब यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब हम आपको कल बताएंगे, थोड़ा सा भी हिंट करते हैं कि आप प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां हैं। जैसे आपको दर्पण में हमने बताया था, आपको 3 किरणों का मार्ग दर्पण में बताया था। 3 किरणों का मार्ग फिक्स है, उन्हीं मार्गों की सहायता से आप दूरियां आप निकाल सकते हैं। किससे? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी ये आप बता सकते हैं। जैसे देखिए उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और ये इसका है प्रथम फोकस, ये इसका है द्वितीय फोकस, और ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। अब अगर कोई वस्तु हम रख दे कहां? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो जैसा आपको दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के तरीके हमने बताए थे, वैसे यहां भी बताएंगे। आप थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसका डिटेल कल बताएंगे। अब जैसे देखिए यहां एक किरण लेंगे जो प्रतिबिंब, तो आपको प्रतिबिंब की परिभाषा लिखाया हमने। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बिंब का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, आभासी और वास्तविक। तो जहां किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है वहां आभासी, और जहां वास्तव में मिलती है वो वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बड़ा बराबर कुछ भी हो सकता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और ये भिन्न भिन्न दर्पणों में, लेंसों में इसकी साइज अलग अलग हो जाती है। अब देखिए यहाँ तो एक किरण हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, तभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अवश्य ही कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये अपवर्तन के पश्चात, ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण हम लेंगे प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जा रही है वो बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग से निकल जाएगी। अब आप यहां देखो, यहां पर ये किरणें कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो इधर से दर्शक देखेगा, यहां से जो देखेगा, उसे प्रतीत होगा कि ये किरण जो है वो यहां से निकल रही है। तो यहां से जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में मिलती है, उसी बिंदु पर उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस बिंब का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। देख लीजिए यहां पर कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा बना, और कैसा बना, आभासी बना, सीधा बना और वस्तु से बड़ा। यानी अब हम एक स्थिति कह सकते हैं कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसी तरह से हम फोकस पे रख कर देख लें, भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति भिन्न भिन्न हो जाएगी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तभी आपको क्लियर होगा
जब आप तीनों किरणों के मार्ग पता होंगे, उन्हीं तीनों का हम यहाँ उपयोग करेंगे। अब सपोज करो कि हमने वस्तु को फोकस पे रख दिया, फोकस पे रख दिया तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण जाती है प्रकाशिक केंद्र से। अब यहां पर देखिए ये दोनों किरणें बिल्कुल पैरेलल हैं, दोनों अपवर्तित किरणें बिल्कुल पैरेलल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये इधर भी या इधर भी कहीं भी बढ़ाने पर अनंत तक भी नहीं काटेंगे। अर्थात जब दोनों ये समांतर हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसी तरह से हम एक स्थिति और ले लेते हैं, देख लीजिए। अब हम फोकस दूरी और फोकस दूरी की दुगनी दूरी f और 2f यहां है, इसके बीच में रख देते हैं। अगर हम वस्तु को f और 2f के बीच रखें तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनता है। वस्तु को आपके एनसीईआरटी सिलेबस में बिंब कहा गया है, ऑब्जेक्ट, बिंब, ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब को इमेज। तो अब f और 2f के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से होकर जाएगी? भैया फोकस से जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरण लेंगे फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण आप कहां ले रहे हैं? दूसरी किरण ले रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है। अर्थात ये यहाँ पर वास्तव में मिल गई तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन गया, उल्टा बन गया और वास्तविक बन गया। और कहां बन गया? 2f यहां पर है तो 2f और अनंत के बीच बन गया। तो f और 2f के बीच यानी फोकस दूरी और फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो फोकस दूरी की दूनी दूरी और अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह से और भी स्थितियां हैं, इसी तरह से कई स्थितियां हैं जिसमें आप f और 2f के बीच रखेंगे तो 2f और f के बीच बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो इसके बारे में डिटेल में हम कल चर्चा करेंगे। आप मुख्य परिभाषाएं जो है उसको नोट कर लीजिए। तो अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। तो इस तरह से कल हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति और ये सारी स्थितियां आपको क्लियर करेंगे। तो ये आप इतना समझ लें और अब आप लिखें लेंस का वक्रता केंद्र। लेंस का वक्रता केंद्र, अब ये परिभाषाएं सब आप नोट कर लीजिए। लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस के दोनों गोली पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्र, लेंस के दोनों गोली पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें प्रायः C1 C2 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी परिभाषा लेंस की मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, देखो C1 C2 को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। और प्रकाशिक केंद्र, लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है प्रकाश की वो बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। यहाँ पर देखिए बिना विचलन के सीधे निर्गत हो गई। इसका डिटेल हमने समझा दिया है। अब आपको आगे कल हम बताएंगे फोकस और फोकस दूरी की परिभाषा लिखाएंगे। बता तो हमने दिया ही है, फोकस और फोकस दूरी की परिभाषा और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का बनना लेंस से, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, कल के वीडियोस में भेजा जाएगा। और आप सभी लोग इसका नोट्स बनाएं, होमवर्क और याद करेंगे, फिर पूछा जाएगा। अब आपको नियमित रूप से सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके।